हेलो फ्रेंड्स, आज हम BE-GAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स सब्जेक्ट का सैम्पल क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल और इम्पॉर्टेंट होगा। यह सब्जेक्ट इग्नू यूनिवर्सिटी के BA के स्टूडेंट्स के लिए है और यह पार्ट 1 है। तो फ्रेंड्स, इसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम इसमें देखेंगे। उनको आंसर्स जो दे रखे हैं उसको हम उससे समझेंगे, ताकि आपके लिए एक आइडिया लगे कि कैसे आपको आंसर्स एग्जाम में देने हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपको पता ही होगा कि 100 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। टाइम आपको 3 घंटे मिलेंगे इसको करने के लिए। तो जो हमें सेक्शन ए में दिया हुआ है वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि भाई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, हाउ कैन दे बी रिमूव्ड। कि भाई वो क्या बाधाएं आती हैं कम्युनिकेशन में यानी संचार में, और हाउ कैन दे बी रिमूव्ड, और कैसे उनको हटाया जा सकता है। तो आंसर्स है कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन यानी जो संचार में जो बाधाएं आती हैं, देयर आर वेरियस बैरियर्स, यहाँ पे विभिन्न तरह के बाधाएं हैं दैट हिंडर कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो कि बाधाएं बनती हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, कम्युनिकेशन प्रक्रिया में। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, उनमें से कुछ नीचे दी गई हैं। तो सबसे पहला है कोड, ठीक है। तो इसमें बोला गया है द लैंग्वेज में भी द ऑब्स्ट्रक्शन, की जो भाषा है वो भी ऑब्स्ट्रक्शन यानी बाधा बन सकती है। द एड्रेसी और रिसीवर, जो भी एड्रेसी होता है या जो प्राप्त करता होता है, मे नॉट नो, वो शायद हो सकता है ना जान सके लैंग्वेज को, इन विच, जिसमें एड्रेसर जो होता है, सेंडर जो प्रेषक होता है, जो भेजने वाला होता है, उसने भेजा हो मैसेज। तो बेसिकली इसमें यह है कि भाषा भी जो है वो बाधा हो सकती है। प्राप्तकर्ता जो होता है वो ये होता है कि भाई उसे ये पता नहीं हो सकता कि प्राप्तकर्ता जो है या प्रेषक जो है उसने किस भाषा में संदेश को, मैसेज को भेजा है, ठीक है। दूसरा जो है वोकैबलरी है। वोकैबलरी में अगर बात करें तो जो रिसीवर है, जो प्राप्त करता है, मे नॉट नो, वो शायद हो सकता है नहीं जान सकता है टर्म या टेक्निकल लैंग्वेज जो भेजी गई है सेंडर द्वारा यानी प्रेषक द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन हु इज़ नॉट फैमिली, एक व्यक्ति जो फैमिलियर नहीं है विद द वोकैबलरी ऑफ द स्टॉक मार्केट की, मतलब उसे स्टॉक मार्केट के बारे में जो वोकैबलरी यूज़ होती है वो अगर पता नहीं होगी तो मे नॉट अंडरस्टैंड, वो हो सकता है कि वो ना समझ सके इक्विटी और शेयर। फिर थर्ड है कॉन्सेप्ट, इफ़ द सेंडर यूजेस ए सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, तो जो प्रेषक होता है किसी विषय विशिष्ट अवधारणा को उपयोग करता है, तो प्राप्तकर्ता को यह समझ में, जो रिसीवर है, मे नॉट बी अंडरस्टूड दैट, हो सकता है वो ना समझ सके। फॉर एग्जाम्पल, ए ब्लैक होल इज सिंपल लैंग्वेज होती है, यट फिर भी मैनी डोंट अंडरस्टैंड इट, फिर भी कई लोग जो है इसको नहीं समझ पाते हैं। डी में है बैकग्राउंड नॉलेज एंड शेयर्ड एजम्पशंस, जो बैकग्राउंड नॉलेज एंड शेयर्ड एजम्पशंस यानी पृष्ठभूमि ज्ञान और साझा जो होती हैं धारणाएं, ठीक है। एंड इंडियन इन इंडिया, जो भारतीय होते हैं इंडिया में, भारत में, मे नॉट व्हाट इज विक्टोरियन स्टाइल मैनिज्म इफ़ ही हैज़ नॉट सीन और लिव्ड इन इंग्लैंड, कि मतलब जो भारतीय होते हैं भारत में, मे नॉट, हो सकता है कि भारत में एक भारतीय को विक्टोरियन शैली की जो हवेली है वो नहीं मिल सकती है अगर उसने नहीं देखा है या वो नहीं रहा है कभी इंग्लैंड में। ई में है प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, एक्सेंट एंड स्ट्रेस इन स्पोकन लैंग्वेज। प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण, और इंटोनेशन मतलब होता है स्वर, एक्सेंट भी स्वर, स्ट्रेस यानी दबाव जो होता है इन स्पोकन लैंग्वेज। समटाइम्स, कभी कभी जो रिसीवर होता है, प्राप्तकर्ता जो होता है, मे नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ सकता है प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, एक्सेंट एंड स्ट्रेस ऑफ द स्पीकर, बोलने वाले का। फॉर एग्जाम्पल, एन इंडियन में फाइंड इट डिफिकल्ट, जो भारतीय होता है हो सकता है उसको मुश्किल आए टू अंडरस्टैंड, समझने में, व्हाट एन अमेरिकन इज स्पीकिंग, कि क्या जो अमेरिकन है वो बोल रहे हैं, क्योंकि उनका एक्सेंट जो है वो डिफरेंट होता है, इंटोनेशन उनका डिफरेंट होता है। एफ पे हम बात करें तो कल्चर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन, तो इसमें जो है कि कल्चर मतलब संस्कृति विशिष्ट संचार। इफ़ द सेंडर ऑफ द मैसेज जो है सेंड्स, भेजता है मैसेज दैट इज स्पेसिफिक टू हिज कल्चर, जो कि खास है उसके संस्कृति के लिए। इफ़ द रिसीवर इज़ इग्नोरेंट, अगर जो प्राप्त करता है वो इग्नोरेंट है, उसको पता ही नहीं है, अवेयर नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है अबाउट दैट, द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू में कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग, तो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ठीक है।
फिर उसी तरीके से फिजिकल इन्वायरमेंट है, नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंस और फिजिकल डिस्टेंस जो है बिटवीन सेंडर और रिसीवर के बीच में मैसेज के कैन ऑब्स्ट्रक्ट, वो भी बाधा डाल सकता है कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो इस तरीके से है। फिर अगर हम और बात करें, जैसे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी रिमूव, जो बाधाएं हैं उसको रोका जा सकता है बाय द फॉलोइंग वेज, मतलब निम्नलिखित तरीकों से। ठीक है, तो उसमें क्या क्या तरीके हैं, जैसे पहला है कोड, कि द सेंडर एड्रेसर हैज़ टू एंश्योर, उसको जो सेंडर है भेजने वाला जो है उसको, प्रेषक जो है उसको एंश्योर सुनिश्चित करना है बिफोर सेंडिंग, भेजने से पहले मैसेज को, दैट द रिसीवर एड्रेसी नोज, कि वो जाने द लैंग्वेज इन विच, जिसमें ही वुड सेंड, जिसमें वो भेजेगा मैसेज को। क्योंकि अगला आपने मैसेज तो भेज दिया, बट जिसको भेज रहे हो वो भी कहीं ना कहीं उस मैसेज की जो लैंग्वेज है उसको समझने योग्य होना चाहिए। नेक्स्ट है वोकेबलरी, द सेंडर मस्ट यूज वर्ड्स, जो भेजने वाला है उसको यूज करने चाहिए वर्ड्स, ऐसे शब्द विच आर अंडरस्टूड, जो कि समझे जा सके बाय द रिसीवर द्वारा। इफ द रिसीवर इज ए क्लास 7 स्टूडेंट, अगर कोई रिसीवर जो है क्लास 7 का स्टूडेंट है, द सेंडर ऑफ द मैसेज जो है शुड नॉट यूज वेरी डिफिकल्ट, तो जो भेजने वाला है उसको डिफिकल्ट वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए, बिकॉज दैट वुड ऑब्स्ट्रक्ट, क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, बाधा डालेगा कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट, इफ द सेंडर इज एन आईटी इंजीनियर, अगर कोई प्रेषक जो है भेजने वाला जो है आईटी इंजीनियर है, एंड द रिसीवर इज ए कॉमर्स ग्रेजुएट, और जो रिसीवर है प्राप्तकर्ता कॉमर्स ग्रेजुएट है, द सेंडर शुड नॉट यूज टेक्निकल वर्ड्स, तो जो भेजने वाला है उसको टेक्निकल वर्ड्स या कॉन्सेप्ट यूज नहीं करने चाहिए, विच मे बी डिफिकल्ट, जो कि बहुत ही मुश्किल भरे हो सकते हैं टू अंडरस्टैंड, समझने में बाय द रिसीवर द्वारा। तो इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। नेक्स्ट है बैकग्राउंड नॉलेज एंड शेयर्ड एजम्पशंस, तो रिसीवर जो है शुड नॉट एज्यूम, जो रिसीवर है प्राप्त करता है उसको एज्यूम नहीं करना चाहिए, एंड इंस्टेड इसके बजाय शुड चेक इट बाय यूजिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द नेट टू अंडरस्टैंड व्हाट द सेंडर ऑफ द मैसेज इंटेंटिंग टू से, कि भाई क्या भेजने वाले का जो मैसेज है उसकी क्या इरादा है कहने का। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, एक्सेंट एंड स्ट्रेस इन स्पोकन लैंग्वेज। इफ ए रिसीवर इज गोइंग, अगर जो प्राप्त करता है वो जा रहा है टू टॉक, बात करने विद एन अमेरिकन के साथ, ही हैज़ टू फर्स्ट लर्न हाउ अमेरिकन, सबसे पहले उसको सीखना है कि भी कैसे अमेरिकन प्रोनाउंस करते हैं, सो दैट ताकि ही कैन अंडरस्टैंड द अमेरिकन स्पोकन लैंग्वेज। ठीक है, फिर उसी के बाद एफ में है कल्चर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन, फिर फिजिकल इन्वायरमेंट है, फिर अफेक्टिव फैक्टर्स है। तो इस तरीके से आपको इनके आंसर्स देने हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस, कि क्या एडवांटेजेस है ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से मतलब है गैर मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार। ठीक है, तो आगे आंसर में इसमें बात करें तो एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, विजुअल कम्युनिकेशन जो है इज इफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है, यानी जो दृश्य संचार होता है तब प्रभावी होता है व्हेन क्विक कम्युनिकेशन हैज़ टू बी मेड टू ए लार्ज ग्रुप। जब क्या होता है कि तब प्रभावी होगा जब किसी बड़े समूह के साथ हमें संचार करना होता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जब हमें उसे समझाना होता है, शॉर्ट में सिंपल मैसेज देना है और फ्लीटिंग मूवमेंट बड़े जल्दी से देना है, तब ये काफ़ी यूज़फुल होता है। नेक्स्ट है साइन, इसमें क्या है कि व्हेन वी सी साइन, जब हम देखते हैं साइन लाइक जैसे रेड लाइट, वी स्टॉप, तो हम रोक लेते हैं व्हीकल को विदाउट कॉन्शियस थॉट। सिमिलरली उसी तरीके से व्हेन वी सी द साइन ऑफ स्कल, ऐसी तरीके से जब हम देखते हैं स्कल यानी खोपड़ी विद 2 क्रॉस बोन्स, वो जो हड्डियों की होती है ना, जो डेंजर बताता है, तो कहीं ना कहीं हम जब विजुअल कम्युनिकेशन को देखते हैं तो हम उससे समझ जाते हैं कि वो हमें क्या मैसेज देने वाला है, वो जो चित्र होता है। वी टेक इट एज ए वार्निंग, हम तो उसको क्या मानते हैं, एक वार्निंग के रूप में मानते हैं। उसी तरह द वेविंग ऑफ ए ग्रीन और रेड फ्लैग बाई रेलवे गार्ड और स्टेशन मास्टर पासिस ऑन ए क्लियर मैसेज टू ड्राइवर एंड टू द पीपल ऑन द प्लेटफॉर्म। ए फ्लेयर फ्रॉम ए बोट, कोई आग निकल रही होती है बोट में से तो इंडिकेट, वो संकेत करता है कि भाई इट नीड्स टू बी रेस्क्यू, कि इस नाव को क्या करना है, रेस्क्यू करना है, बचाया जाना है। ठीक है, फिर उसी तरीके से सिंबल का भी प्रयोग होता है बातचीत में, सिंबल से भी समझाया जाता है चीज़ों को। सम सिंबल्स जो हैं, सब कुछ प्रतीक जो होते हैं ईजी, बड़े आसान होते हैं टू अंडरस्टैंड, समझने में, देख कन्वे, वो बताते हैं या वो कहते हैं सेम मैसेज इन ऑलमोस्ट ऑल कल्चर्स, सभी संस्कृति में। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कि जैसे हार्ट जो है, जो दिल होता है, वो सिग्निफाई करता है लव को, कहीं पे भी दिल बना होता है तो वो सिग्निफाई क्या करता है, प्यार को। ए डव विद ए ट्विग, कोई कबूतर होता है अगर उसने टहनी ले रखी है अपने बीक में, अपनी चोंच में, और ए वाइट फ्लैग, और सफ़ेद झंडे का मतलब क्या होता है, पीस और सरेंडर, यानी शांति और सरेंडर करना। ठीक है,
तो सम लोगोज आर ऑल्सो पॉपुलर, कुछ लोगो जो होते हैं वो भी बड़े पॉपुलर होते हैं इन इंडिया में, जैसे साइन ऑफ 3 लॉयंस, जैसे 3 शेरों का जो साइन होता है, चिन्ह होता है, या अशोक चक्र मीन्स होता है गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट टू प्रमोट देयर लोगोज। चिल्ड्रन रिकग्नाइज, बच्चे जो है वो रिकग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं लोगोज बिफोर दे बिगिन टू रीड, उसको पढ़ने से शुरू करने से पहले। तो इस तरीके से फिर उसी के तरीके से ग्राफ्स, चार्ट्स एंड फ्लो चार्ट्स वगैरह है, इनसे भी आप जो हैं इनके जरिए भी हम कम्युनिकेशन को समझते हैं, आइडियाज़ हमें चीज़ों के बारे में पता लग जाता है। तो इसमें हम देखते हैं जैसे लिखा हुआ है ग्राफ्स, चार्ट्स एंड फ्लो चार्ट्स, ठीक है। ग्राफ, चार्ट्स एंड फ्लो चार्ट्स आर इफेक्टिव होते हैं, प्रभावी होते हैं कम्युनिकेशन, यानी ये भी बड़े प्रभावशाली होते हैं कम्युनिकेशन यानी संचार में। एक ग्राफ जो होता है कैन बेटर रिप्रेजेंट, वो अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रीफर्ड बाय ऑफिस गोयर्स, जो ऑफिस जाने वाले होते हैं उनको। सिमिलरली उसी तरीके से पाई डायग्राम कैन इफेक्टिवली शो, वो दिखा सकता है स्प्लिट अप ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंट्री, जो देश के खर्चे वगैरह होते हैं उसके बारे में। उसी तरह फ्लो चार्ट कैन शो, वो दिखा सकता है और ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के जो संगठन होते हैं उनके सेटअप को वो बता सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज एंड साइलेंस। तो बॉडी लैंग्वेज एंड साइलेंस में क्या है कि इसमें रेफर टू एज द विजिबल कोड, फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है, जो चेहरे का जो हाव भाव होता है ना, वो प्लेज, वो निभाता है एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार में, बातचीत में। वी टॉक, हम बात करते हैं विद आर वोकल कोड्स में, बट फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है, आर टोन जो होती है वॉइस की, एंड आर होल बॉडी कम्युनिकेट करती है व्हाट वी इंटेंड, जो भी हमारा इरादा होता है, टू टेस्ट से, कहने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर एंग्री, अगर आप गुस्से में हैं एट समबडी पर, किसी पर, योर फेशियल एक्सप्रेशन, जो आपका चेहरे का हाव भाव होगा, विल शो, वो दिखा देगा दैट वेदर यू से, कि क्या तुम्हें कहना है और क्या नहीं कहना है, ठीक है। इस तरीके से इसमें बताया। आई कॉन्टैक्ट पे बात करें तो आई कॉन्टैक्ट हैज़ ए रोल, आई कॉन्टैक्ट की भी एक भूमिका होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी बातचीत में। आईज आर कंसीडर, जो आंखें हैं उनको माना जाता है एज द विंडो, यानी खिड़की, ऑफ द सोल, आत्मा की खिड़की। आईज रिफ्लेक्ट करती है आर नेचर, जो आंखें हैं वो दर्शाती हमारे नेचर को, हमारे स्वभाव को। ए स्पीकर जो होता है, बोलने वाला जो होता है, शुड ऑलवेज लुक एट द लिसनर, उसको हमेशा देखना चाहिए लिसनर्स को, सुनने वालों को। लुकिंग डाउन, अगर वो नीचे देखेगा, या लुकिंग अप, ऊपर देखेगा, और गेजिंग आउट, या घूरेगा विंडोज, खिड़की पर, वाइल स्पीकिंग, बात करते हुए, गिव्स द लिसनर, वो देगा लिसनर्स को, सुनने वालों को, इंप्रेशन, ऐसा इंप्रेशन देगा कि स्पीकर जो है, बोलने वाला जो है, इज़ नॉट इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है इन वॉट, जो भी ही सेइंग, वो कह रहा है। तो व्हेन स्पीकिंग टू अ ग्रुप, जब भी हम बात करते हैं ग्रुप से बात करते हुए, द स्पीकर जो है शुड लुक एट ऑल द लिसनर, जो स्पीकर है उसको देखना चाहिए सभी सुनने वालों को, अवॉइड करना चाहिए फोकसिंग ऑन एनी पार्ट ऑफ द ग्रुप, और उसको अवॉइड करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए फोकसिंग ऑन एनी पार्ट ऑफ द ग्रुप और एन इंडिविजुअल, मतलब किसी एक पार्टिकुलर या किसी पार्टिकुलर एनी पार्ट ऑफ ग्रुप को नहीं देखना चाहिए। तो इस तरीके से आई कॉन्टैक्ट के बारे में बताया, जो कि ये भी एक कम्युनिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आगे पोस्चर पे बात हो रही है। पोस्चर में का मतलब होता है मुद्रा। तो प्रॉपर पोस्चर जो है इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि भाई एक अच्छा जो मुद्रा है वो भी एक महत्वपूर्ण है फॉर गुड कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन के लिए। लीनिंग बैकवर्ड, अगर आप पीछे की तरफ झुके हुए हैं, स्विंगिंग द लेग्स, अपनी टांगों को हिला रहे हैं, रेस्टिंग द हेड बैकवर्ड्स, तो अपना सिर को पीछे की ओर झुकाना या कुर्सी पर झुकना, तो ये जो है ना, ये सब बैड मैनर्स आते हैं, ये सब, इन सब चीज़ों को हम बैड मैनर्स की तरह देखते हैं। बेंड फॉरवर्ड ए लिटिल, मतलब आगे की तरफ झुकना थोड़ा सा। कीपिंग द एल्बोज, रखना अपनी एल्बोज को एट द साइड ऑफ द ट्रंक ऑफ योर बॉडी, टू इंडिकेट, ये इंडिकेट करता है दैट यू आर लिसनिंग अटेंटिवली, कि आप जो हैं अटेंटिवली यानी बड़े ध्यान से इन चीज़ों को सुन रहे हैं, ठीक। फिर बात करें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का जैसा मतलब है दूरी। द फिजिकल डिस्टेंस जो होती है बिटवीन पीपल इंडिकेट्स करती है रिलेशन बिटवीन देम, उनके बीच में। द इडियम टू कीप समवन्स एट आर्म्स लेंथ मीन्स दैट द मोर द डिस्टेंस, मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, वीकर द रिलेशनशिप, उतना ही आपका जो संबंध है वो वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो इसमें ये बताया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है आपका वो है इंटीमेट स्पेस। इंटीमेट स्पेस में आपको लिखा हुआ है, दिस इज द क्लोजेस्ट बबल ऑफ स्पेस एंड दिस स्पेस इज एक्सेप्टेबल ओनली फॉर द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड इंटीमेट्स, मतलब यह जो है
अंतरिक्ष का निकटतम बुलबुला है और यह स्थान जो है केवल निकटतम मित्रों और अंतरंग लोग यानी जो क्लोज लोग हैं उन्हीं के लिए स्वीकार्य होता है। नेक्स्ट है सोशल एंड कंसल्टेटिव स्पेसेस यानी सामाजिक और परामर्शी स्थान। यह वह स्थान है जिसमें लोग परिचितों और अजनबियों के साथ नियमित सामाजिक संपर्क करने में सहज महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं। नेक्स्ट है आपका पब्लिक स्पेस। पब्लिक स्पेस में क्या है, मतलब सार्वजनिक स्थान। दिस इज द स्पेस बियॉन्ड विच पीपल विल परसीव इंट्रैक्शंस एज इम्पर्सनल यानी अव्यक्तिगत एंड रिलेटिवली एनोनिमस, यानी यह वह स्थान है जिस पर लोग बातचीत को अव्यक्तिगत और अपेक्षाकृत गुमनाम समझेंगे। तो इसमें यह बताया कि भाई फिजिकल डिस्टेंस जो होती है वो भी प्ले करती है कम्युनिकेशन फैक्टर्स में, लाइक जेंडर सेंसिटिविटी, कल्चर प्रैक्टिस एंड इंडिविजुअल प्रीफरेंस गवर्न आवर आइडियाज अबाउट हाउ मच पर्सनल स्पेस अराउंड अस वी आर कंफर्टेबल विद, कि हम उसके साथ कितना कंफर्टेबल है। फिर उसी के बाद इसमें एक और पॉइंट दिया हुआ है साइलेंस, यानी साइलेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, चुप्पी से है, मौन। तो इट्स अ रोल इन कम्युनिकेशन, जो इसकी भूमिका होती है कम्युनिकेशन में। साइलेंस जो है इज ए पावरफुल मीडियम होता है ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत का एक शक्तिशाली माध्यम होता है। समटाइम्स इट हैज़ ए ड्रामेटिक, इसका इम्पैक्ट पड़ता है एज ए डिटरमिनेंटल इफेक्ट, और इसका बहुत ही दृढ़ निश्चयी पक्का प्रभाव पड़ता है। साइलेंस जो है कैन बी इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों से चुप्पी को जो व्याख्या किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें ये बताया। नेक्स्ट आपका दिया हाउ वुड यू स्ट्रक्चर ए प्रेजेंटेशन सो एज टू मेक इट मोस्ट इफेक्टिव, कैसे एक स्ट्रक्चर को प्रेजेंट कैसे किया जाए कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन जाए। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्लान योर बिगनिंग, कि आपको अपनी जो शुरुआत है वो बड़ी केयरफुल तरीके से जो है करनी है। और देयर आर 5 मेन एलिमेंट्स, और इसमें 5 जो है मेन एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। टू ऑफन इन स्पेस द फर्स्ट फ्यू मिनट, जो पहले के कुछ मिनट्स होते हैं उसमें प्रेजेंटेशन में, आर लॉस्ट वाइल पीपल, उसमें पीपल जो है एडजस्ट करते हैं देयर कोट वगैरह, ड्रिफ्ट इन विद कॉफ़ी, फिनिश द कॉन्वर्सेशन, कुछ बातचीत जो कर रहे हो तो वो फिर उसको ख़त्म करते हैं। दे वर हैविंग विद द पर्सन नेक्स्ट टू देम, जिनके साथ भी वो बगल में बैठे होते हैं। यू ओनली हैव अ लिमिटेड टाइम, तुम्हारे पास बहुत ही लिमिटेड समय होता है ना। एवरी मिनट इज़ प्रीसियस, हर मिनट जो होता है प्रीसियस होता है, कीमती होता है टू यू, तुम्हारे लिए। सो फ्रॉम द बिगनिंग मेक श्योर दे पे अटेंशन, तो आपको मेक श्योर हो जाना है कि वो कम से कम पे अटेंशन करें, मतलब प्रॉपर ध्यान दें, ठीक है। दूसरा आपका है कि बेसिकली यू नीड टू स्टार्ट, तुम्हें शुरू करनी है, स्टार्ट करनी है ऑडियंस को थिंकिंग, सोचते हुए अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ योर प्रेजेंटेशन, कि भाई क्या सब्जेक्ट मैटर है प्रेजेंटेशन का। दिस कैन बी डन बाय स्टेटमेंट ऑफ योर मेन, और इसको किया जा सकता है ऑब्जेक्टिव की जो भी आपका उद्देश्य है स्टेटमेंट कहने का, अनलेस फॉर सम रीज़न यू विश टू कीप इट हिडन, जब तक कि कोई कारण ना हो कि तुम चाहते हो इसको छिपाए रखना। तो ये सब इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन जो है इसमें वो दिया हुआ है व्हाट आर होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ बोथ। तो होमोफोन्स क्या है, होमोफोन्स आर वर्ड्स, होमोफोन्स वो शब्द होते हैं दैट आर प्रोनाउंस, जो कि प्रोनाउंस किए जाते हैं, जो कि उच्चारण किया जाता है सिमिलरली सेम तरीके से, बट हैव डिफरेंट मीनिंग, लेकिन उनके कुछ अलग मीनिंग्स होते हैं। एग्जाम्पल सी सी, साइट साइट, साइट आई आई, वेट वेट, चेक चेक, वीक वीक, लूज लॉस। ए गुड लिसनर जो होता है कैन अंडरस्टैंड, वो समझ सकता है मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, बट एन इनअटेंटिव लिसनर जो होता है, वो जो मतलब जो ऐसा लिसनर जो ध्यान ही नहीं दे रहा, मे डोंट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं सकता शायद। हेंस अतः वन शुड बी केयरफुल, हर किसी को केयरफुल होना चाहिए इन यूजिंग सच वर्ड, इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करने के लिए। जैसे यहाँ पे देयर है तो इसका मीनिंग अलग होता है, इसका मीनिंग अलग होता है, लेकिन इनका जो उच्चारण है वो सेम होता है, ठीक है। The pronunciation of these words are the same, but the spellings and the meanings of the words are different होते हैं। Such pair of words with identical sounds but different spelling and different meaning are called homophones। तो इस तरीके से इसमें आपको दोनों के बारे में बताना है। फिर नेक्स्ट है आपका while writing, लिखते समय इन फॉर्मल लेटर हाउ कैन यू मेक इट जेंडर न्यूट्रल, यानी कि औपचारिक पत्र लिखते समय आप इसे लिंग तटस्थ कैसे मतलब बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम आंसर पे बात करें तो ट्राइंग सॉल्विंग दिस रिडल, मतलब सॉल्व करते हुए पहेली को, रिडल को। ए यंग मैन इज रस्ट, एक आदमी है, उसको हॉस्पिटल ले जाएगा आफ्टर रोड एक्सीडेंट, ही इज टेकन टू द ऑपरेटिंग थिएटर, उसको ले जाएगा ऑपरेटिंग थिएटर इमीडिएटली फॉर एन इमरजेंसी ऑपरेशन, बट द सर्जन टेक्स वन लुक, लेकिन सर्जन उसे देखता है,
उस पेशेंट को एंड सेज आई कैन नॉट ऑपरेट, और कहता है कि मैं ऑपरेट नहीं कर सकता ऑन दिस मैन, ही इज़ माई सन, ये मेरा बेटा है। द सर्जन नॉट द पेशेंट्स फादर, हु इज़ द सर्जन, ये पेशेंट का जो है वो फादर नहीं है। हु इज़ द सर्जन इज़ नॉट द पेशेंट्स फादर, जो सर्जन है वो पेशेंट्स का फादर नहीं है। हु इज़ द सर्जन, तो हेयर द सर्जन इज द सन ऑफ द स्पीकर, वी शुड रिकग्नाइज, हमें पहचान लेना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए बदलाव को इन द मीनिंग में एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ वर्ड्स, और स्वीकार करना चाहिए शब्दों को। वाइल द चेंजिंग रोल्स ऑफ मैन एंड वुमेन, वी शुड ऑल्सो चेंज इन द यूज ऑफ लैंग्वेज ऑल्सो। तो इसमें कैसे ही और शी यानी मैन और वुमेन को कैसे इसमें न्यूट्रल बताया गया है वो इसमें पूरा लिखा गया है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है व्हाट आर स्कीमाटा, व्हाट इज़ देयर रोल इन रीडिंग। तो स्ट्रैटेजीज यूज्ड बाय गुड रीडर्स ये होती है कि एक गुड रीडर जो होता है इंटरेक्ट्स करता है विद टेक्स्ट ही रीड्स, जो भी वो पढ़ता है, ही हैज़ पर्सनल एक्सपेक्टेशन, उसकी कुछ व्यक्तिगत आशाएं उम्मीदें होती हैं अबाउट व्हाट ही वांट्स, जो भी वो चाहता है गेट आउट ऑफ ए टेक्स्ट, निकालना उस टेक्स्ट से। ही क्रिएट्स मीनिंग बाय कंस्ट्रक्टिंग, वो क्रिएट करता है मीनिंग बाय कंस्ट्रक्टिंग और जनरेटिंग करके रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट ही रीड, जो भी वो पढ़ता है, एंड व्हाट ही ऑलरेडी नो, और जो भी वो जानता है। इन जनरेटिंग दीज मीनिंग्स ही ड्रॉज ऑन देयर प्रियर नॉलेज, वो ड्रॉ करता है, निकालता है जो भी उसकी पहले की नॉलेज होती है ऑफ एंड बिलीव्स, और वो विश्वास करता है अबाउट द सब्जेक्ट, विषय के बारे में रिलेट और सब्जेक्ट से रिलेट करता है। तो पढ़ने वाले जो होते हैं उनके भी प्रीरियर अंडरस्टैंडिंग होती है अबाउट ए टॉपिक, व्हाट इज कॉल्ड एज, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को हम स्कीमाटा कहते हैं। इन रीडिंग दे ऐड टू दोज नेटवर्क्स फिल इन सम ऑफ द गैप्स विद व्हाट दे नो और इन देयर एग्जिस्टिंग स्कीमाटा। तो इसमें ये बताया गया है, ठीक है। फिर आगे हम बात करें तो जैसे इसमें दिया हुआ है, ए न्यू रिक्रूट हैज़ जस्ट ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन, एक न्यू रिक्रूट है मतलब एक बंदा है उसने ज्वाइन किया है तुम्हारे संगठन को। राइट ए डायलॉग इन 10 टर्न्स, यानी आपको डायलॉग लिखना है 10 टर्न्स यानी 10 बारी में। वेयर यू एज ए सीनियर कॉलीग, जो कि आप जहाँ पे क्या है, आप एक सीनियर कॉलीग के रूप में है। एक्सप्लेन द रोल ही शी इज़ एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे इसमें एक डायलॉग की तरह आपको कन्वर्सेशन करनी है, जैसे यू हाई देयर इज़ इट इज़ मयंक राइट, कॉलीग कह रहा है हाई यस यू मस्ट बी शिखर, यू हैव रिसेंटली ज्वाइन द कंपनी राइट, यू यस इंडिड सचमुच, द ग्रुप मैनेजर मुकुल टोल्ड, मैनेजर ने मुकुल ने बताया था कि यू वुड बी माई मेंटोर, कि तुम मेरे मेंटोर हो गए फॉर द फर्स्ट 4 months ऑफ द ट्रेनिंग। तो इस तरीके से आपको डायलॉग्स बनाने यू और कॉलीग के बीच में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो इसी में और करके ऑप्शन दी गई है, तो इसमें दिया हुआ है राइट ए वेल स्ट्रक्चर्ड एस्से ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो इसमें आपको 2 एस्से दिए हुए, पहला जो आपको एस्से दिया है वो है आपका हायर एजुकेशन इन, जो उच्च शिक्षा होती है भारत में इन 21st सेंचुरी में। तो द हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया हैज़ ग्रोन इन ए रिमार्केबल वे आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के जो बाद है यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली विकसित हुई है आज़ादी के बाद एक ये उल्लेखनीय तरीके से, ठीक है। और टू बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ इट्स काइंड। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको 21st सेंचुरी में भारत में जो हायर एजुकेशन का जो पूरा रोल रहा है उसके बारे में आपको इसमें इस एस्से में लिखना है कि कैसे अब जो बच्चे हैं बीए बीकॉम बीएससी जो डिग्री है इनमें कैसे रोल वो अपने को एडमिशन ले रहे हैं, इसके अलावा वो इंजीनियरिंग वगैरह या टेक्नोलॉजी डिग्री वगैरह में कैसे कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब हायर एजुकेशन की तरफ बच्चों का रुझान हुआ है। तो कब से कब हुआ है, क्यों हुआ है, ठीक है। उसमें यूनिवर्सिटीज़ यूजीसी जो है वो कैसे प्ले कर रही है रोल, ये सब इसमें बताया है। फिर नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है उसमें आपको दूसरा जो ऐसे वो आया है कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया, जो सांस्कृतिक जो विभिन्नताएं हैं भारत में, जो सांस्कृतिक विविधता है यानी जो वैरायटीज़ हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें कल्चरल डाइवर्सिटी आपको पता ही है कि यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, कल्चर अलग अलग है, तो वही सब आपको बताना है। जैसे वहाँ जो इंडियन लैंग्वेज होगी वो भी अलग अलग होगी, फेस्टिवल सेलिब्रेशंस भी लोगों के जाहिर सी बात अलग अलग होंगे। जैसे उड़ीसा में कुछ मनाते हैं, ठीक है, या फिर बिहार में कुछ और फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो महाराष्ट्र में कुछ और मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं फेस्टिवल्स सेलिब्रेशंस में भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। लैंग्वेज भी जो रीजनल लैंग्वेज है डिफरेंट होती है। फिर उनके कॉस्ट्यूम्स फूड भी अलग होते हैं, कहीं पे कुछ खाना ज़्यादा चलता है, जैसे मुंबई में चलता है अलग है महाराष्ट्र का,
दिल्ली में कुछ और चलता है, कॉस्ट्यूम भी, ड्रेसिंग सेंस भी अलग अलग होते हैं हर जगह के, तो ये सारा इसमें आप बता सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेटर पे आ गया है, यू हैव बीन ऑफर, तुमको ऑफर किया गया ए जॉब, एक नौकरी एज ए रिसर्च असिस्टेंट के रूप में इन लीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, संस्था में, राइट ए फॉर्मल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपको बताना है कि भाई आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो सबसे पहले सेल्फ एड्रेस आएगा, आपका खुद का पता, फिर जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसका पता, जैसे HR मैनेजर XYZ कॉरपोरेशन, ये उस जगह का नाम है जहाँ पे आप अप्लाई मतलब लेटर लिख रहे हैं। फिर उसके बाद डियर मिस श्रुति, तो आप लिख रहे हैं आई एम राइटिंग में लिख रहा हूँ टू कंफर्म करने के लिए माई एक्सेप्टेंस ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट ऑफर जो आपने किया था रिसर्च असिस्टेंट के लिए ऑन अप्रैल 20, टू टेल यू, बताने के लिए कि हाउ डिलाइटेड आई एम, कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, टू ज्वाइन करते हुए XYZ कॉरपोरेशन इन नागपुर, द वर्क इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई हैव प्रिपेयर टू परफॉर्म, वर्क कुछ उसी तरह का है जिसके लिए मैंने तैयारी की थी और उम्मीद है मैं वही करूँगा। आई फील कॉन्फिडेंट दैट आई कैन मेक ए सिग्निफिकेंट, मुझे बड़ा विश्वास है कि मैं एक महत्वपूर्ण सहयोग कर सकता हूँ टू द कॉरपोरेशन में, एंड आई एम ग्रेटफुल, और मैं बड़ा जो है ग्रेटफुल हूँ फॉर द अपॉर्चुनिटी के लिए, जो भी मौका मिला है, यू हैव गिवन मी, जो तुमने दिया है। एज वी डिस्कस, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, आई विल रिपोर्ट टू वर्क एट 8 AM ऑन July 1 एंड विल हैव टू कम विद कंप्लीटेड मेडिकल एग्जामिनेशन भी पूरा करके आऊँगा, एंड ड्रग टेस्टिंग रिपोर्ट्स वगैरह जो आपने कि वो भी। एडिशनली आई शैल कंप्लीट ऑल एम्प्लॉयमेंट एंड इंश्योरेंस फॉर्म्स फॉर द न्यू एम्प्लॉय ओरिएंटेशंस, आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू, मैं आशा कर रहा हूँ कि तुम्हारे साथ काम करूँगा। योर फाइन टीम, तुम्हारी टीम के साथ। आई अप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंस इन मी एंड वेरी हैप्पी टू बी ज्वाइनिंग योर स्टाफ। फिर एक लाइन छोड़ के सिंसियरली जो भी आपका नाम होगा क्वेश्चन में वो लिख देना, नहीं होगा तो आप यहाँ पे XYZ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स हैव बीन गिवन द टॉपिक एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू डेवलप गुड रीडिंग हैबिट्स, राइट आउट ए ग्रुप डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। तो इस पर आपको एक ग्रुप डिस्कशन बनाना है। ठीक है, जैसे पहले रवि बोलेगा, फिर श्याम बोलेगा, ऐसे करके, जैसे यहाँ पे पंकज बोल रहा है, फिर राकेश बोल रहा है। ग्रुप डिस्कशन में जैसे काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं तो अपने अपने व्यूज़ होते हैं, तो वो आपको उसके ऊपर लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा, आप उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें।